हे दोस्तों, आज के हीरो स्टॉक्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये देश का सबसे बड़ा एफएमसीजी कंपनी है। तो इसका बहुत सारा प्रोडक्ट है जो हम लोग कॉमनली यूज़ भी करते हैं, चाहे वो साबुन हो या खाने का सामान हो, बहुत सारा चीज़ है। अगर इसका मार्केट कैप का बात करें, मैं यहाँ बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस करने वाला हूँ। थोड़ा सा उसके एनुअल रिपोर्ट में जो बैलेंस शीट होता है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट होता है और कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, उसके बारे में थोड़ा बहुत बात करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट कैप का। तो इसका अगर मार्केट कैप का बात करें तो यह अराउंड 6 लाख करोड़ के आसपास। तो इससे पता चलता है कि ये देश का काफ़ी बड़ा कंपनी है। अगर इसका स्टॉक्स पीई का बात करें तो ये 68 है, जो कि काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे है। इसका हाई होने का रीज़न भी आपको नीचे दिख जाएगा, रिटर्न ऑन इक्विटी जो कि 29% है और ROCE है 39%, जिसकी वजह से इसको इतना ज़्यादा प्रीमियम मिलता है। और एक रीज़न इसको इतना ज़्यादा प्रीमियम मिलने का है कि ये अपना माल जो बेचता है बहुत जल्दी बेचता है। मतलब आज की आज अगर साबुन बेचना है तो वहाँ से माल निकला और इधर हैंड टू हैंड आदमी को बिक जाता है माल, जिसके वजह से इसका जो साइकिल होता है, कैश साइकिल, वो बहुत हाई रहता है। तुरंत के तुरंत माल बिक जाता है। जबकि और इंडस्ट्री में जिसका आपको रिटर्न ऑन इक्विटी हाई तो लगेगा, लेकिन जो कैश कन्वर्सन साइकिल होता है वो थोड़ा सा कंपेरेटिवली लो होता है एज़ कम्पेयर टू यूनिलीवर, जिसकी वजह से उसको उतना प्रीमियम नहीं मिलता जितना हिंदुस्तान यूनिलीवर को मिलता है। खैर, इसको देख के पता चलता है कि कंपनी बहुत हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहा है। अगर इसका कुछ पॉजिटिव पॉइंट का बात करें तो ये डेट फ्री कंपनी है, ये बहुत पुराने समय से देश में चल रहा है। अगर अदर पॉइंट का बात करें, पॉजिटिव पॉइंट का, तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी हाई है। लास्ट 3 साल का 48.81% के आसपास का रिटर्न ऑन इक्विटी है, जिसके वजह से ही आपको दिखेगा कि इसका जो स्टॉक्स पी है वो काफ़ी हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहा है। इसका डिविडेंड पे आउट का बात करते हैं 92% है। मतलब जितना कमाता है, प्रॉफिट जितना कमाता है उसमें से 92% डिविडेंड ही दे देता है, जो कि काफ़ी अच्छा बात है। अगर कंपनी उस पैसे को कंफर्टेबली अच्छे जगह यूज नहीं कर सक रहा है तो इससे बेटर है कि उसको वापस कर दे शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर अपना जगह खोज लेंगे कहाँ उसको पैसा इन्वेस्ट करना है। ये अच्छा चीज़ है, मैं मानता हूँ। अगर कंपनी के रेस्पेक्ट में अगर वो ग्रो हो चुका है, लेकिन अगर ग्रोइंग कंपनी है तो वो बेटर होगा कि खुद के पास पैसा रखे। ये अपना अपना प्रोस्पेक्टिव हो सकता है सोचने का, मेरा ये है। अगर नेगेटिव पॉइंट का बात करें तो ये काफ़ी हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहा है, चाहे बुक वैल्यू हो चाहे पी वैल्यू, आपको क्लियरली दिख जाएगा। और अगर और नेगेटिव पॉइंट का बात करें तो प्रमोटर का होल्डिंग लास्ट 3 साल में डिक्रीज़ हुआ है 5%। और सेल्स ग्रोथ का बात करें जो कि अराउंड 8% के आसपास है लास्ट 5 सालों में, जो कि थोड़ा सा ख़राब दर्शाता है कि सेल्स का ग्रोथ कम हो रहा है। खैर, ये काफ़ी बड़ा कंपनी है और इतना बड़ा कंपनी 8% से ग्रो कर रहा है अपना सेल्स, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर मैं कंसिडर करूँगा, क्योंकि 6 लाख करोड़ का कंपनी लगभग वो ऑल ओवर इंडिया को कैप्चर कर चुका है। उसके बाद भी ये 8% से ग्रो कर रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा बात मैं कंसिडर करूँगा सेल्स के प्रोस्पेक्टिव से। अगर इसका कॉम्पिटिटर का बात करें तो इसका जो मेजर कॉम्पिटिटर है P&G हाइजीन, कोलगेट एंड पैल्मोलिन है और जिलेट इंडिया है। डायरेक्टली कॉम्पीट नहीं कर रहा है, ऐसे तो ITC भी कॉम्पीट कर रहा है, लेकिन इसका बहुत सारा प्रोडक्ट है। तो अलग अलग प्रोडक्ट में अलग अलग कॉम्पिटिटर है। जैसे साबुन में अलग कॉम्पिटिटर होगा, अगर कुछ खाने का सामान हो तो उसमें अलग कॉम्पिटिटर होगा। यहाँ जो दिया उसके बारे में अगर बात करें तो HUL 6 लाख करोड़ का कंपनी और उससे नीचे P&G हाइजीन, P&G इंटरनेशनल जो कंपनी उसी का ये सब पार्ट है P&G हाइजीन, जो कि लगभग है 47,000 करोड़ के आसपास का। और इसका स्टॉक्स भी चल रहा है अराउंड 72 के आसपास, जो कि काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे है। और लगभग उसी के आसपास हिंदुस्तान यूनिलीवर है। तो आपको ये दिखेगा कि लगभग जितना भी FMCG कंपनी है, मोस्ट ऑफ द कंपनी वो बहुत हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड होता नजर आएगा आपको, बिकॉज इसका कैश कन्वर्सन साइकिल बहुत ज़्यादा जल्दी होता है, बहुत कम इंटरवल पे होता है, जिसके वजह से रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी हाई रहता है, क्योंकि हम कंज्यूम कर रहे हैं अच्छे तरीके से, जिसके वजह से ये काफ़ी हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड होता है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट का बात करें तो लास्ट 12 साल का अगर बात करें तो लास्ट 12 क्वार्टर का बात करें तो सेल्स इंक्रीज़ किया फ्रॉम 10,000 करोड़ टू 13,000 करोड़ और कंसिक्यूटिवली इंक्रीज़ किया, एक्सेप्ट मार्च 2020 में जब थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ था बिकॉज ऑफ कोविड और हम लोग बाहर नहीं निकल रहे थे। अब हम चेक करते हैं कि क्या सेल्स को ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पा रहा है कि नहीं, मतलब काम करके उतना में पैसा निकाल पा रहा है कि नहीं। तो अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट का बात करें तो कंपनी कंफर्टेबली 2,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट निकाला था दिसंबर 2018 में, जो बढ़ के हो गया 3,200 करोड़ के आसपास। तो कंपनी एकदम आराम से ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। ऑपरेट करने के बाद तो प्रॉफिट निकाल लिया, लेकिन क्या अब नेट प्रॉफिट दे पा रहा है कि नहीं उसको देखना है। तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी कंफर्टेबली काफ़ी अच्छे नंबर से दे रहा है। ये है अराउंड 1,400 करोड़ के आसपास और वो बढ़ के हो गया 2,100 करोड़ के आसपास। तो यहाँ से हम लोग को क्लियरली दिखता है कि कंपनी अपना जो सेल्स है उसको तो बढ़ा रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ा पा रहा है कंफर्टेबली। तो ये तो था क्वार्टरली डेटा। अब हम चेक करते हैं ईयरली डेटा, मतलब साल दर साल कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर साल दर साल का बात करें तो कंपनी का जो सेल्स है वो काफ़ी अच्छी तरीके से इंक्रीज़ हुआ लास्ट 10 सालों में। आप किसी भी ईयर का उठा के देख सकते हो तो आपको दिखेगा कि लास्ट पिछले ईयर से वो हमेशा आगे बढ़ता ही है। जैसे कि 2010 में 17,000 करोड़ था सेल्स और अभी है 47,000 करोड़।
अप्रॉक्सीमेटली 3 गुना के आसपास हो गया है सेल्स का ग्रोथ। सेल्स 3 गुना बढ़ गया लास्ट 10 साल में। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट का बात करें तो वो 2000 करोड़ के आसपास था, जो 11,000 लगभग 12,000 के आसपास हो गया। मतलब अराउंड 5 to 6 टाइम्स उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। कहने का मतलब कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी कंपनी का इंक्रीज़ हुआ, यहाँ से ये समझ में आता है। अब अगर नेट प्रॉफिट का बात करें तो वो 2000 से 8000 के आसपास पहुँच गया, मतलब 4 गुना नेट प्रॉफिट बढ़ा है। सेल्स बढ़ रहा है 3 गुना, लेकिन नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है 4 गुना। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि कंपनी का जो मार्जिन है वो एक्सपैंड कर रहा है, जो कि अच्छा बात है कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से। ये तो था प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में। हम थोड़ा सा बात करते हैं कि सेल्स ग्रोथ पिछला 10 साल में कैसा हुआ, 5 साल में कैसा हुआ और 3 साल में कैसा हुआ। अगर 10 साल का बात करें तो कंपनी का सेल्स ग्रो किया है 9% से, 5 साल का बात करें 8% है, लास्ट 3 साल का बात करें तो ग्रोथ रहा है 10%, मतलब अराउंड 8 to 10% के आसपास इसका सेल्स ग्रोथ रहता है। ये तो था सेल्स ग्रोथ, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल नंबर मैं बोलूँगा कि ठीक ठाक है। इतना बड़ा कंपनी अगर 8-10% से अपना सेल्स ग्रो कर रहा है तो काफ़ी अच्छा नंबर मैं कंसीडर करूँगा। अब हम बात करते हैं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ का। तो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है अराउंड 14 to 16% के आसपास, जो थोड़ा बढ़ा है लास्ट 3 सालों में। सेल्स भी लास्ट को 3 सालों में बढ़ा है। तो यहाँ से देख के पता चलता है कि कंपनी काफ़ी अच्छे तरीके से अपना जो सेल्स है उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पा रहा है और उसको कंपाउंड भी अच्छे तरीके से कर रहा है 14 to 16% के आसपास। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी का बात करें तो लास्ट 3 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी है अराउंड 50% और 5 साल का 54% और लास्ट 10 साल का 63%। और यही रीज़न है जिसके वजह से इसको इतना हाई प्रीमियम मिलता है कि इसका रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी हाई है। ये तो था ओवरऑल कंपनी के बारे में। अब थोड़ा बात करते हैं कंपनी के कैश फ्लो के बारे में। अगर कंपनी का कैश फ्लो का बात करें तो कंपनी अपना जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है उससे आसानी से पैसा निकाल ले रहा है। जो भी कैश जनरेट हो रहा है, मतलब प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, उससे कंपनी कैश में कन्वर्ट कर पा रहा है कि नहीं, इससे ये पता चलता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से। मतलब मान लेते हैं कि हम प्रॉफिट किए 100 रुपया, अब 100 रुपये मेरे हाथ में कैश आ रहा है या नहीं आ रहा है वो दिखाएगा ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कभी कभी होता है कि हम सेल तो कर देते हैं लेकिन हम 5 दिन बाद पैसा लेते हैं, लेकिन एक्चुअल के केस में ऐसा होता नहीं है, तुरंत पेमेंट होता है। मोस्टली जो सामान स्टॉक होता है थोड़ा बहुत होलसेल पे फंसता होगा, नहीं तो लाने ले जाने में फंसता होगा, ऐसे ज़्यादा फंसता नहीं है इसका सामान। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कंपनी आराम से पैसा निकाल रहा है और कंपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कुछ खास ज़्यादा खर्च कर रहा नहीं है। तो इसका जितना पैसा जा रहा है वो सारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जा रहा है और मोस्टली सारा डिविडेंड पेमेंट में, जो कि काफ़ी अच्छा बात है कि अगर कंपनी यूज नहीं कर रहा है अपना, उस पैसे को यूज नहीं कर पा रहा है कहीं भी अदर जगह, तो अच्छा होगा कि वो शेयर होल्डर को पैसा दे दे। जो यहाँ आपको क्लियरली दिख रहा है कि सारा पैसा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जा रहा है। इसका कतई मतलब ये नहीं कि डेट लिया हुआ है इसीलिए वो वापस कर रहा है। डेट कंपनी के पास हमको नहीं लगता है कि पिछला 10 साल में कभी था, हो सकता है डेट टू इक्विटी देखने से आपको पता चलेगा, लेकिन फिलहाल अभी कंपनी डेट फ्री है। ओवरऑल कहने का मतलब है कि कंपनी कैश तो जनरेट कर रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से और इन्वेस्टिंग कुछ खास है नहीं और सारा का सारा पैसा डिविडेंड में दे रहा है। ये तो था कैश फ्लो के बारे में। और अगर रेशियोज़ का बात करें तो कंपनी का डेटर्स डे आपको क्लियरली देख के पता चल जाएगा कि कंपनी कितना जल्दी बेच पा रहा है सामान। तो 14 दिन में, 18 दिन में, 13 दिन में, मतलब अराउंड 10 to 12 डेज में अपना सामान बेच देता है। ये हुआ काफ़ी अच्छा बात। और अगर पेएबल डेज़ का बात करें कि कितना देर में जो इससे रॉ मटेरियल लेता है उसको पे करता है, तो कंपनी इतना बड़ा है तो प्रीमियम तो वो अपने पास रखेगा ही। तो 100, 150, 200 दिन के आसपास अपने पास रखता है सामान बिना पैसा दिए हुए और उसको इन्वेंट्री में यूज करता है। डेटर्स डे 10-12 दिन है तो तुरंत माल निकल जाता है। इसका कैश कन्वर्सन साइकिल नेगेटिव में है, मतलब ये दूसरा का पैसा पे आराम से कंपनी चला रहा है। कहने का ये मतलब है कि इसको खुद का पैसा यूज भी नहीं करना पड़ रहा सामान खरीदने में। जिसे सामान ले रहा है उसको 100 रुपये का सामान ले रहा है उससे और बोल रहा है कि ठीक है हम तुमको 210 दिन बाद पे करेंगे। सपोज मान लेते हैं कि मार्च 2010 का है, 210 दिन बाद पेमेंट करेंगे। अब इन्वेंट्री को अपना 106 दिन रखा और 14 दिन में बेच दिया, मतलब टोटल 120 दिन में सामान बेच दिया, प्लस उसके पास अभी भी 90 दिन का समय है तब कि वो पैसा वापस करे। तो फिर से जाता है और सामान खरीद लेता है और फिर से उसको चढ़ा देता है 210 दिन में। तो ये दूसरे के पैसे पे लगभग एक तरीके से कंपनी चल रहा है, आपको यहाँ से समझ में आएगा। ये तो था ओवरऑल कंपनी के बारे में। अब थोड़ा सा बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर शेयर होल्डिंग का पैटर्न का बात करें तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न लास्ट कुछ क्वार्टर में डिक्रीज़ हुआ है। जो 67% हुआ करता था अभी हो गया 61%। अगर हम इसका लास्ट 10-12 साल का डेटा देखें तो 2009 में ये थोड़ा सा डिक्रीज़ किया अपना शेयर होल्डिंग, लेकिन फिर कंसेक्यूटिवली 2020 तक ये कभी अपना शेयर को डिक्रीज़ नहीं किया। थोड़ा बहुत अप डाउन हुआ है, वो भी उतना कुछ खास अमाउंट में नहीं हुआ है। लेकिन जो मेजर अपना जो इक्विटी डाइल्यूशन किया 2021 में किया है, और इसका रीज़न हम ये समझ सकते हैं कि शायद कंपनी थोड़ा सा फेस किया होगा चैलेंजेस बिकॉज ऑफ कोविड, या एक्सपेंड किया होगा बिकॉज कंपनी को लगता है कि और ज़्यादा एक्सपेंशन करना चाहिए, इसीलिए अपने इक्विटी को डाइल्यूट किया है। तो यहाँ पे आपको फर्दर एनालिसिस करना पड़ सकता है कि कंपनी अचानक से 8-8.5% के आसपास इक्विटी डाइल्यूट क्यों किया। ये तो था ओवरऑल कंपनी के बारे में। अब थोड़ा सा मैंने डेट टू इक्विटी के बारे में बोला था, उसको देख लेते हैं
कि कंपनी का इक्विटी कैसा रहा है। डेटा शायद चला गया। खैर, ये तो था ओवरऑल कंपनी के बारे में जो मैंने आपको बता दिया HUL के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।